हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही धांसू या कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। तो बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में। बीच में अगर कहीं उठ करके जाना है तो वीडियो पॉज करके जाइए और अपनी पेन पेंसिल और नोटबुक लेकर के रेडी रहिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण चीज मैं पढ़ाऊं आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिंदी के वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न हैं वो अक्सर 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि 6 से 7 नंबर तक के प्रश्न तमाम सारी चीजों से, खास करके बेसिक जो चैप्टर्स हैं हिंदी के, उनसे पूछे जाते हैं। आज उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक वीडियो में लेकर के आया हूं, तो इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बीच बीच में एक टॉपिक को खत्म करके मैं दूसरी टॉपिक जो स्टार्ट करूंगा, अगर आपका ध्यान उसमें नहीं बना है तो आप मिस कर जाएंगे उसको, या थोड़ी वीडियो 2-4 मिनट के लिए आप देखेंगे तो भी आपका काम नहीं बन पाएगा। पूरी वीडियो देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो अभी ये काम कर लीजिए, पहला काम तो यही कर लीजिए, दूसरा काम लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आ रहा है कि ल का उच्चारण स्थान है, और विकल्प में दे रहा है, मान लीजिए ए विकल्प में आपको दे दिया कंठ, बी में दे दिया तालु, सी में दे दिया मूर्धा और डी में दे दिया दंत। तो दिक्कत यह आती है कि उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि उच्चारण स्थान को क्या याद करें, तो ये रटने का विषय नहीं है। मैं एक ऐसी ट्रिक आज के वीडियो में देने वाला हूं जो कि जिंदगी जन्म, और जिंदगी जन्म ही नहीं, आपकी कई पीढ़ियों तक आप उस ज्ञान को स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो उच्चारण स्थान से संबंधित सारे प्रश्नों का ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूं जो आपको कभी नहीं भूलेगी। इसलिए शुरू से लास्ट तक बने रहिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। चलिए, तो पहले उच्चारण स्थान से संबंधित स्टार्ट करते हैं। उसके बाद और मैं क्या इंपॉर्टेंट करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मिस किए वीडियो इसके बाद तो आप मिस कर जाएंगे कॉन्सेप्ट। अकुह, देखिए यहां कुछ संस्कृत के सूत्र लिखे गए हैं। अब पहले इसको मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि क्या है ये। यहां लिखा गया, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इचु यशानाम तालु ऋजुरसानाम मूर्धा ऋतुरसानाम दंतः उपपद्यमानीयानाम औष्ठ यमंगडनानाम नासिका ये दैतोह कंठ तालु दैतोह कंठोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम। ये 9 सूत्र मैंने यहां लिखे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या मैं संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूं या हिंदी, तो मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, मैं हिंदी ही पढ़ाना चाहूंगा और हिंदी ही पढ़ाने जा रहा हूं। यहां जो ये 9 सूत्र दिए गए हैं ये आपके लिए ट्रिक है। इन सूत्रों के माध्यम से आप किसी भी अक्षर का, हिंदी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का, किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान आप आसानी से जान सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। अब यहां आप सोचेंगे कि क्या इन सूत्रों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सूत्रों को एक्सप्लेन नहीं करना है, सूत्रों को खाली याद करके खाली उससे ट्रिक निकालनी है, अपना काम निकालना है। हमें संस्कृत नहीं पढ़नी है, संस्कृत के इन श्लोकों से या इन सूत्रों से हमें अपना काम निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूं। अब देख लीजिए, यहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर में कॉमन है लगभग। देखिए यहां लिखा है नाम 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 नाम, ठीक है, नाम। तो पहली बात, यहां जो नाम आ रहा है इस चीज को हमें हटा देना है। और नाम के पहले आप देखेंगे आ की मात्रा आ रही है, तो आ की मात्रा और ना को हमें हटा देना है, ठीक है। अब श पे देखिए आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा वो हटा दिया, न पे आ की मात्रा हटा दिया, श पे आ की मात्रा ये हटा दिया, नाम हटा दिया, स पे आ की मात्रा और नाम हटा दिया। यहां देखिए य पे आ की मात्रा और नाम,
इतना निकाल दिया, यहां से 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 इतना निकाल दिया। साथ ही साथ और क्या निकालना है, यहां स्टार्टिंग में जो सेकंड लेटर है उसमें कोई ना कोई मात्रा लगी है, उस मात्रा को भी हम हटा दें। ठीक है, आप देख लीजिए, ये स्टार्टिंग के 5 जो सूत्र हैं उनके लिए बोल रहा हूं। आपको याद क्या करना है, अकु विसर्जनीया नाम कंठ, ये सूत्र पूरा याद करना है। इसके जरिए आपको उच्चारण स्थान ढूंढना है। अब गौर करिएगा, जाइएगा मत छोड़ करके। अ से क्या हो गया, अ और आ। अ से क्या हो गया, अ और आ। और क से क्या हो गया, क वर्ग। क वर्ग का मतलब कौन कौन से अक्षर, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, क ख ग घ अंग। और क्या कह रहा है, ह, अ क ह। अ मतलब अ आ, क मतलब क वर्ग, ह मतलब ह अक्षर। और क्या, विसर्ग। अब विसर्ग मतलब क्या है, विसर्ग। विसर्ग मतलब अह। ठीक है, ये अ जो होता है ये विसर्ग है। इतने अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। कंठ से इन अक्षरों का उच्चारण होता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ से अ आ, क से क वर्ग, क ख ग घ अंग, ये 5 अक्षर। ह से ह अक्षर और विसर्ग से अह। ठीक है, इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कितना आसान है। अगर आप एक एक करके वर्णों का उच्चारण स्थान याद करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, भूल जाएंगे। ये सूत्र याद कर लीजिए, अको विसर्जनीया नाम कंठ। अर्थ नहीं जानते हैं इस सूत्र का चलेगा, व्याख्या नहीं आती इस सूत्र की कोई बात नहीं है, हमें इससे ट्रिक निकालना है। हमने ट्रिक बना लिया इसको और हमने सारे उच्चारण स्थान इतने अक्षरों के याद कर लिए, कंठ हो गया। अगला सूत्र, इचु यशा नाम तालु। ई से क्या हो गया, ई और ई यानी ह्रस्व और दीर्घ ई। च से च वर्ग। ठीक है, च में ऊ लगा है, उसको हटा देने के लिए मैंने बोला, तो ये सारे ऊ हमने हटा दिया। ठीक है, क में से भी ऊ हटाया था दूसरे सूत्र में से, आप देखेंगे च के अंदर से भी हमने ऊ हटा दिया। तो ई से क्या हुआ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। च से क्या हुआ, च वर्ग। य से क्या हुआ, य वर्ण। अब छ वर्ग में कौन कौन सी चीजें आ जाती भाई, च, छ, ज, झ, इय। और क्या, य से य अक्षर, श से तालव्य श ये वाला। ठीक है, अब इतने अक्षरों का श तक ही मैंने किया है। आ और नाम ये मैंने कहा है कि दिमाग से हटा दीजिए, दिमाग से हटाना है, सूत्र से नहीं। अब गौर करिए, ह्रस्व ई दीर्घ ई, च वर्ग यानी च छ ज झ इया और य और श, इतने अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों, तालु। यानी ये सारे तालव्य अक्षर हैं, तालु है। ठीक है, तालव्य वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तालु कहां होता है, गले से और बाहर आइए, बाहर की तरफ आइए, जो ऊपर का इस तरह का भाग होता है वो तालु है। वो क्या है, तालु है। कई बार हम गर्म चाय पीते थे बचपन में या दूध पी लेते थे, कहती थी माँ कि तालु जल जाएगा, गर्म दूध या गर्म चाय मत पियो। ठीक है, तो वो तालु है मित्रों। तो ह्रस्व ई दीर्घ ई, च वर्ग यानी च छ ज झ इया, य और श, इतने अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। एक एक करके याद रखेंगे तो भूल जाएगा, एक एक को रटने की जरूरत नहीं। रटिए क्या सूत्र, रटिए क्या वो ट्रिक जो मैंने बताया है, जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा। अगला, तो अब स्वरों में क्या हो गया, आ क्लियर हो गया, ई हो गया। आगे आ जाइए, ऋतु रसाणाम मूर्धार। ऋतु में री आया, री ह्रस्व री, दीर्घ री। दीर्घ री संस्कृत में यूज होती है। और ट, ट में से ऊ निकल गया, ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आ गए भाई, ट आ गया, ठ आ गया, ड आ गया, ढ आ गया, अण आ गया। ट ठ ड ढ अण, ये 5 अक्षर ट वर्ग के। अब क्या आ गया, र। ट के बाद र लिखा है। और क्या, मूर्धन्य श जो मूर्धा से उच्चरित होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, री दीर्घ री। दीर्घ री की आपको जरूरत नहीं, संस्कृत में यूज होती है, हटा दीजिए। ह्रस्व री, ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, र और श, इन सारे
अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? ऊपर के जो मसूड़े हैं, ऊपर के दांत के, ऊपर के जबड़े के मसूड़े। थोड़ा अंदर जाएंगे, ऊपर के साइड में आप देखेंगे खड्डे खड्डे संरचना है, वो जो खड्डे वाली संरचना है वही होती है मूर्धा। ठीक है, तो इन सारे अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा हो गया। तो आपने 3 सूत्र क्लियर कर लिए। अकु विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा। अगला आ जाइए, ऋतु लसानाम दंताः। री लिखा गया है, री, ल में री। ठीक है, संस्कृत में प्रयोग होती है मित्रों री, इसका दीर्घ नहीं होता, री ह्रस्व हो गई। अगर आप चाहें हिंदी के लिए हटा दें। अब आ जाइए त उ लगा है, उ हटा दिया तो त वर्ग हो गया। त वर्ग मतलब कौन कौन से अक्षर? त, थ, द, ध, न, ये 5 अक्षर। और क्या? ल, और क्या? दंत स। ठीक है, ये त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न, ली संस्कृत में प्रयोग होता है। आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, नहीं लिखना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, हटा दीजिए। ठीक है, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स, इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत यानी दांत। अंदर जीभ क्या करती है? जीभ उन दांतों को स्पर्श करके पीछे हटती है इनका उच्चारण करते समय। तो त वर्ग और ल और स अगर एक एक करके याद करते तो कितनी दिक्कत होती इतने अक्षरों को। सूत्रों को के माध्यम से आपने कितनी आसानी से समझ लिया। ऋतु रसानाम दंताः। आगे आ जाइए, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठः। ठीक है, आगे आ जाइए, उपपद्यमानीयानाम। अब ऊ से हो गया ऊ ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। ठीक, और प से क्या हो गया? प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से अक्षर आ गए? प, फ, ब, भ, म, ये 5 अक्षर। ठीक है, और लिखा है उप। अब ये यहां से यहां तो उपद्यमानीय। उपद्यमानीय क्या होते हैं भाई? उपद्यमानीय। उपद्यमानीय व्यंजन होते हैं संस्कृत में। इस तरह का आकार बनता है ऐसे। ठीक है, एक ऐसे अर्धगोलाकार और एक नीचे की तरफ अर्धगोलाकार, ये दोनों एक दूसरे से सटे होते हैं। और प लिखा जाता है या इस तरह से लिख करके, इस तरह से लिख करके फ लिखा जाए। ये दोनों व्यंजन अगर इस निशान के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो संस्कृत में इनको उपद्यमानीय कहते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ना पढ़ें, कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है? उपद्यमानीयानाम ओष्ठः। इस सूत्र को याद करने के बाद आपको ऊ से ऊ बना लेना है और प से प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 अक्षरों का उच्चारण स्थान हिंदी के वर्णमाला के हिसाब से इस सूत्र से निकल गया। आगे आ जाइए, और इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान कहां आ गया? ओष्ठ, यानी दोनों ओठों की सहायता से, ऊपर और नीचे वाले ओठों की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण होता है। आगे आ जाइए, अब आप चाहें तो इन 3 सूत्रों को रटें या ना रटें तो भी काम हो जाएगा, पर एक बार इनकी सहायता से मैं कुछ चीजें बता देता हूं, उसके बाद इनकी बिना सहायता से बताऊंगा आपको। अब आ जाइए, यम गणना नाम नासिका, यानी कि य, म, ङ, ण और न। अब आ और ना को मैंने बोला नाम, मैंने क्या बोला? नाम और आ की मात्रा को हटा देंगे। जो कॉमन चीज सब में प्रयोग हो रही है उसको हमने हटा दिया। बचा क्या? ङ, य, म, ङ, ण, न। ये जो 5वें अक्षर हैं हमारे व्यंजन में, जो वर्ग हैं 5 वर्ग, क, च, ट, त, प, सभी वर्ग के अंतिम अक्षर जो हैं, जैसे क वर्ग का अंग, च वर्ग का इय, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न, प वर्ग का म, ये जो 5 अक्षर हैं जिनको हम पंचमाक्षर कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान अगर पूछा जा रहा है तो ये नासिका हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो वर्ग में भी आते हैं, कोई तो तालव्य च वर्ग में है तो उसका उच्चारण स्थान तालु है, सही है। अगर पूछा जाए, जैसे अगर इस तरह से पूछा जा रहा है च और इय का उच्चारण स्थान होगा, तब तो आप लिख देंगे भाई तालु। ठीक है, लेकिन खाली अगर इय का पूछा जा रहा है और विकल्प में दिया गया तालु, ए विकल्प में आया तालु, बी विकल्प में आया कंठ, सी विकल्प में आया नासिका,
डी विकल्प में आ गया मान लीजिए कंठोष्ठ। तो आप क्या करेंगे, नासिका पे टिक करेंगे। अगर अकेला पूछ रहा है इन पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान, तो विकल्प में अगर नासिका दिया है तो वो सबसे ज्यादा उचित होगा। तो सारे पंचमाक्षर जो हैं अंग नाम, इनका उच्चारण स्थान मित्रों कहां होता है, नासिका। अगर विकल्प में दिया जा रहा है, अगर उसके वर्ग के साथ कोई और भी अक्षर लिखा है, अगर उनके साथ में उनके वर्ग का कोई और भी अक्षर लिखा है, तब तो अगर वो जिस वर्ग के हैं उनका उच्चारण स्थान जो भी है, चाहे कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो, ओष्ठ हो, कोई हो, उस पर टिक मार्क करेंगे। लेकिन अकेले इनका पूछा जा रहा है तो नासिका आएगा। आगे देख लीजिए, ए दैतोह कंठ तालु। अब ये दैतोह हटा देंगे अगर आप, तो ए आ गया। ए से क्या हो गया, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु, कंठ तालु। किसका उच्चारण स्थान, ए और ऐ का। एक तो ट्रिक से ये हो गया। अगर यह सूत्र आपने लिख लिया, याद कर लिया, ए दैतोह कंठ तालु, तो आपको ए और ऐ का उच्चारण स्थान पता चल जाएगा। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु। ओ दैतोह, ओ दौतोह कंठोष्ठम, यानी दौतोह हटा दीजिए, ठीक है, यहां बीच का ये जो पार्ट है हटा दीजिए। तो ओ से क्या हो गया, ओ और आओ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठम, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओठ दोनों से इनका उच्चारण होता है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंतोष्ठम, वकारस्य, ठीक है, यानी व, ये अक्षर लीजिए, व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ दोनों। अब मित्रों, अगर इन दोनों सूत्रों को आपने याद नहीं किया, या इन तीनों को याद नहीं किया, मान लीजिए तीनों को याद नहीं किया, तो आपके पास लेटर क्या बचे, लेटर बचे अंगायाणा नाम। अंगायाणा नाम का आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका नासिका होता है। किसका किसका, अंगायाणा न और म, ठीक, इन सारों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका। और देख लीजिए, मैंने आपको एक चीज और बताई, ए और ऐ, मैंने आपको एक चीज और बताई, ए और ऐ, वो भी देख लीजिए, ए ऐ, ओ और आओ। इन चारों के लिए भी मैंने दो सूत्र दिए थे, इनके लिए भी एक सूत्र दिए थे। इनके लिए यानी यमंगण न और म, इनका उच्चारण स्थान नासिका मैंने बता दिया। साथ ही साथ अनुस्वार जो है अंग, अंग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अब ए और ऐ को स्पेशली समझने की जरूरत है। देखिए ए और ऐ कैसे बनता है, ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, यानी अ में ई मिलने के बाद ए बनता है, ठीक है। तो अ और ई के मेल से ए और ऐ, मान लीजिए। अब जहां से ए का उच्चारण होगा वहीं से ऐ का होगा, गौर करने वाली बात है। जहां से ए का उच्चारण होगा वहीं से ऐ का होगा। अब अ का कहां से होगा, पहले वो समझने की बात है। अ का उच्चारण स्थान यहां मैंने लिखा था अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ। और ई का उच्चारण स्थान कहां है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो क्या हो गया, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, और ऐ का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा, क्योंकि अ और ई मिलकर के ए बना है, ठीक है। और अ और ए मिलकर के ऐ बनता है, वो वृद्धि संधि है, ठीक है। तो हम वृद्धि संधि की बात नहीं कर रहे हैं, हम संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं। ए किससे बना है, अ और ई से, अ और ई से ए बना है। अब ए का उच्चारण स्थान कहां से होगा, जहां से अ और ई का होगा। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु, तो ए का क्या हो जाएगा, कंठ और तालु, ऐ का भी कंठ और तालु हो जाएगा।
ओ देख लीजिए, अ में जब ऊ मिलता है तो ओ बनता है, और जहां से ओ का उच्चारण होगा वहीं से औ का भी होगा। अब गौर करने की बात है, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऊ का उच्चारण स्थान कहां है? यहां देख लीजिए, ओष्ठ। ठीक है, लास्ट वाला ये पांचवा सूत्र, उपपद्यमानीया नाम ओष्ठ है। ठीक है, ओठ हो गया इसका ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठ और ओष्ठ मिला के क्या लिखेंगे? कंठोष्ठ। ठीक है, अब अगला और इंपॉर्टेंट चीज, अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धैर्य रखिए। वो बात यह है कि प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि दिए गए व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऐसा है जो अल्प प्राण है और कौन सा ऐसा है जो महाप्राण है। ठीक है, कौन सा ऐसा व्यंजन है जो अल्प प्राण है और कौन सा ऐसा है जो महाप्राण है। तो गौर करने की बात है कि उसके लिए क्या ऐसी हम ट्रिक आजमाएं कि हमें पूरी लाइफ न भूले। तो चलिए उसके लिए भी एक ट्रिक बता देता हूं, गौर करिए। वर्णमाला लिख लेता हूं पहले। आप देखिए, क वर्ग क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न। ठीक, प फ ब भ म। इसके बाद आ गया य र ल व श, य र ल व, इधर ये लिख देता हूं श श स ह। थोड़ी हैंडराइटिंग बड़ी गड़बड़ आ रही है, देख लीजिएगा। अब बात यह है कि आप सोचेंगे कि सर ये तो हमने बिना हलंत के साथ लिखा है। आप कमेंट लिखेंगे सर वर्णमाला जब भी लिखी जाती है हलंत के साथ लिखी जाती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको हलंत के साथ लिखेंगे। जब आप हलंत के साथ लिखेंगे तो हलंत यानी कि वो जो हमारे ये व्यंजन है वो हलंत के साथ लिखे गए हैं, और जब इस रूप में हम लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये व्यंजन का सामान्य रूप है। अब ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, इसको हलंत के साथ ही लिखिए। अब मैं इस पे एक चीज और समझाना चाहूंगा। अगर मान लीजिए हलंत के साथ लिख दिया, कई बार मैंने देखा है कई वीडियो कई चैनलों पर लोग हलंत के साथ लिखते हैं और उच्चारण क्या करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मैं बता देता हूं। ऐसे हलंत के साथ लगा देंगे, ठीक है, लिख देंगे, और लिखने के बाद इसको पढ़ते क्या है? क ख ग घ अंग। अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भैया जब इसको आप हलंत के साथ लिख दिए तो इसको आप क ख ग घ अंग कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि ये तो हलंत के साथ, इसमें अ है ही नहीं। जब अ नहीं है तो इसको क ख ग घ अंग आप कैसे पढ़ रहे हो? तो पहली बात यह है कि व्यंजन का जो ये जो व्यंजन है हमारे क से लेके ह तक, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आ गया आपका क्ष त्र ज्ञ स्र। ठीक, ये जो चार व्यंजन हैं और ये सारे जो हैं अपने सामान्य रूप में जब रहेंगे, ठीक है, तो ही इनका शुद्ध उच्चारण जो होता है वो किया जाता है। ठीक है, क्या आपने वर्णमाला में कहीं भी पढ़ा है का की के? वर्णमाला का की के नहीं होती। जब इन व्यंजनों के अंदर से जो सामान्य ढंग से मिला हुआ, जो हम कह देते हैं बाय डिफॉल्ट, कंप्यूटर की भाषा में बाय डिफॉल्ट मतलब जब इनकी उत्पत्ति हुई तो इनमें अ स्वर पहले से ही मिक्स है, वो जन्मजात है। इनका रूप क जो बना है, हम कहते हैं वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर हैं, बड़े धड़ल्ले के साथ आप बोलते हैं क ख ग घ अंग। ठीक है, और हमसे कहते हैं कमेंट लिख करके कि भैया आप वर्णमाला जब लिखते हैं तो उसमें हलंत नहीं लगाते, आपकी वर्णमाला गलत है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उन सारे बुद्धि से पैदल चलने वाले लोगों से, या जो
हम कहते हैं ज्ञान की उल्टियां करते हैं, ऐसे विद्वान जनों से पूछना चाहूंगा कि भैया अगर आप हलंत के साथ लिखोगे तो क बोलोगे कहां से? ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये भी बता देता हूं, मैं इस बात के खिलाफत में नहीं हूं कि हलंत के साथ लिखना गलत है, लेकिन मैं इस बात के जरूर खिलाफ में हूं कि कोई कहता है इस तरह से लिखा हुआ फॉर्म गलत है। ठीक है, अगर ये गलत है, अगर मान लीजिए ये गलत है, तो आप सोचने वाली बात ये है कि क को हम क कैसे बोलेंगे, ख को ख कैसे बोलेंगे, ग को ग कैसे बोलेंगे। हिंदी वर्णमाला में जो ये व्यंजन बनाए गए हैं, इनका रूप पहले से ही अ के साथ स्वीकृत है और इनका उच्चारण फिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद इनमें जो भी स्वर और मिलाए जाएंगे, उसको मिलाने के लिए हमें इनमें हलंत लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? इसके अंदर से पहले हमें अ हटाना पड़ेगा, फिर दूसरे स्वर की मात्रा लगानी पड़ेगी या दूसरा स्वर का साउंड लगाना पड़ेगा। और उस स्वर का साउंड, जैसे अब क में हलंत लगा दिया तो हमें आ मिलाना है, तब जाकर के ये का बना, तो हमें इसमें हलंत की जरूरत रहेगी। लेकिन सामान्य रूप में ये हलंत के साथ नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि इनका स्वरूप ही अ के साथ है। तो मित्रों, इन व्यंजनों का जो स्वरूप है वो अ के साथ है। क जब हम बोल रहे हैं तो क वर्ण बोलते समय क के साथ अ की भी ध्वनि आ रही है, और इनको व्यंजन तभी कहा जाता है जब इनमें कोई ना कोई चीज मिली हो। अगर इनके साथ हम हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर से हमने अ निकाल दिया। ठीक है, और इसको हम व्यंजन भी बोल रहे हैं। व्यंजन का मतलब ये मिक्स। तो इनका जो स्वरूप है, जो सामान्य स्वरूप है, इसलिए जब भी आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे उसमें मैंने यही रूप में लिखा है, ताकि उसको कक्षा 1 का विद्यार्थी भी पढ़े तो उसको कंफ्यूजन ना हो, बड़ा वाला पढ़े अगर वो कंफ्यूज हो रहा है तो उसको समझाना चाहूंगा कि इन वर्णों का जो, इन अक्षरों का जो स्वरूप है, वो स्वरूप जो है, इनको वर्ण नहीं हम कह सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये व्यंजन है। वर्ण क्या है, सबसे सूक्ष्म ध्वनि है। जब इनके अंदर से हम हलंत लगा देंगे तब इन्हें हम वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो ये व्यंजन वर्ण जो हैं वो सामान्य रूप से अ के साथ आते हैं, तभी तो इनका उच्चारण क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं जब भी वर्णमाला लिखता हूं तो उसके सामान्य रूप में लिखता हूं, उसको वर्ण बना करके नहीं लिखता। अगर वर्ण बना करके लिखता तो सब में हलंत लगाता। तो मेरे हलंत न लगाने के पीछे क्या कहानी है, ये मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हलंत मत लगाइए, लगाइए, ठीक है, लेकिन मेरे इस रूप को गलत मत कहिए। उसके पीछे मेरा तर्क है और प्रॉपर तर्क है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, प्राण से कहने का मतलब है प्राण वायु, जो हवा, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं। ठीक है, प्राण वायु की बात है। अल्प का मतलब है, होता है थोड़ा। ठीक है, अल्प यानी थोड़ा, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब यहां महाप्राण और अल्प, महा मतलब बड़ा, ठीक है, ज्यादा, और अल्प यानी थोड़ा। अब यहां अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, ये जब पूछा जाता है प्रश्न, तो अक्सर हम याद करने को बैठ जाते हैं। तो याद नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है और उसको बार बार पुनरावृत्ति करनी है ताकि वो दिमाग से भूले ना। अब गौर करिए, जो ये वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका जो पहला अक्षर है, ठीक, यानी नंबर 1, फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल 5 वर्ग। ठीक, वर्ग यानी ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल 5 ग्रुप्स, थर्ड लेटर्स, पांचवा लेटर। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर आप बीच बीच में संस्कृत का भी सहायता लेते हैं, तो हिंदी पढ़ाने के लिए संस्कृत जरूरी है क्या? मैं पूछना चाहूंगा, जितने भी इंडिया में चैनल हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, 90% आप देख लीजिए वो हिंदी की सहायता लेते हैं।
वो इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाते ही नहीं, वो इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाते हैं। तो अगर किसी भाषा की सहायता लेकर के कोई भाषा अच्छी तरह समझाई जा सकती है और व्यक्ति को आसान बनाई जा सकती है समझने के लिए, तो बुरा क्या है भाई, ठीक है। लेकिन वही बात रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो कुछ लोग ईर्ष्या के भाव से कमेंट करते रहते हैं, उनका काम ही यही है और वो पूरी जिंदगी वो करते रहते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देने का, ठीक है। जैसे हाथी चलती रहती है और कुछ पूंछ वाले जो प्राणी है वो भौं भौं करते रहते हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देती हाथी, ठीक है, और मैं भी नहीं देता। आगे ध्यान दीजिए, पहला, तीसरा और पांचवा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, ये याद रखिए 135 नंबर के अक्षर वर्गों के हिसाब से, यानी पहले नंबर, तीसरे नंबर और पांचवें नंबर, 135 का नंबर याद रखिए वर्गों में। इसके बाद क्या, य, र, ल, व, ये जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये, तो पहले, तीसरे और पांचवें और साथ ही साथ य, र, ल, व, ये क्या कहे जाएंगे, अल्प प्राण। क्यों अल्प प्राण कहे जाएंगे, क्योंकि इनको बोलते समय मुंह के अंदर से जो हमारी प्राण वायु है वो कम मात्रा में निकलती है, जो वायु है, हवा है, वो कम मात्रा में निकलती। यही कारण है कि इन वर्णों को, इन अक्षरों को हम अल्प प्राण कहते हैं। इन वर्णों बोले तो क्या कर देंगे, हलंत लगा देंगे, क्योंकि मैं इन वर्णों बोल रहा हूं, ठीक है। और वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, भाषा की सूक्ष्मता इकाई है जिसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अक्षर हो गया वो, ठीक। अब देख लीजिए, तो य, र, ल, व, ये चार क्या, चार ये अंतस्थ व्यंजन वाले, और क्या, और 1, 3, 5 यानी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर अल्प प्राण कहे जाएंगे। महाप्राण क्या है भाई, जो बच गया, बच क्या गया, दूसरा अक्षर सभी वर्गों का और चौथा अक्षर, और क्या, श, श, स, ह, ठीक है। तो दूसरा, चौथा यानी 24, दूसरा नंबर का अक्षर सभी वर्गों का, ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, ये, और इसके साथ साथ हमारे कौन से अक्षर, ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन, इतने सारे क्या बोले जाते हैं भाई, महाप्राण। महाप्राण क्यों, क्योंकि इनको बोलने में ज्यादा प्राणवायु खर्च होती है। अब बात आती है अगले कॉन्सेप्ट की, वो भी बहुत जरूरी है, वीडियो छोड़ के भागिए मत, गए तो आप अपना नुकसान कराएंगे, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। एक महान भाव कमेंट लिखे थे कि री की र के रूप में पढ़ा रहा था, उसमें उन्होंने कमेंट लिखा था, सर जो ये कृपा लिखी जाती है वो वाला रूप तो आपने सिखाया ही नहीं। तो उस महान भाव को बताना, अब मैं क्या कमेंट करके बताऊं, क्योंकि कमेंट में हर लोगों के उत्तर दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फेस टू फेस रहते तो आंसर भी दे सकता था। अब उनको क्या मालूम कि कृपा लिखते समय क में री की मात्रा लगती है, उसमें र का रूप नहीं आता, लेकिन वो उसको र का रूप मानते हैं, तो उनको कौन समझाए। आगे देखिए, अब हम सीखेंगे अघोष और सघोष। अब देखिए, घोष का मतलब होता है नाद, घोष शब्द का क्या मतलब है, नाद करना, आवाज निकालना, ठीक है। अ मतलब नहीं, उपसर्ग लगाए, अ से मतलब हो गया नहीं, जिसमें अघोषण नाद ना हो, और क्या, सघोष, ठीक। सघोष मतलब घोष के साथ, क्या, घोष के साथ। अब अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, अब फिर से वर्णमाला लिखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब इसमें मैं वर्ण के हिसाब से लिख रहा हूं, क, ख, सामान्य रूप नहीं लिख रहा हूं, घ, अंग, ठीक, च, छ, ज, झ, इया। देख लीजिएगा, आपका प्यारा हलंत कहीं छूट जाए तो लगा लीजिएगा, ट, ठ, ड, ढ, अण,
थ द ध न, ठीक, प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हैं व्यंजनों में। अब वर्ग में कहा जा रहा है कि तीसरा, चौथा और पांचवा। मैं समझता हूं ये पांचों वर्ग के सारे अक्षर आपने देख लिए होंगे। अब इनको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूं। ये जो पहले और दूसरे हैं उनका एक ग्रुप बना लिया और दूसरा इधर बना लिया। अब इसके साथ साथ इस ग्रुप के साथ मैंने क्या लिख दिया, श, क्षमा करिए, य र ल व और ह, य र ल व और ह। और इनके साथ मैंने लिख दिया, यही नीचे लिख देता हूं, श श स, ठीक है, 3 अक्षर। अब गौर कर लीजिए, तो वर्गों के जो पहले और दूसरे अक्षर होते हैं ये अघोष होते हैं। अघोष मतलब इनको बोलते समय नाद उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। एक कंपन जो हमारे कहते हैं कि जो हमारा ध्वनि तंत्र है, ठीक है, उसके अंदर कंपन जो उत्पन्न होता है वो कंपन उत्पन्न नहीं होता, वो नाद उत्पन्न नहीं होता इन अक्षरों को बोलते समय, इसलिए इनको अघोष कहा जाता है, ठीक है। क ख च छ ट ठ त थ प फ, यानी पहले और दूसरे अक्षर। साथ ही साथ ये 3 जो हैं, श श स, श श स, इनको बोलते समय कोई कंपन नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए ये अघोष हैं। अब देख लीजिए वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 345, ठीक है। इनको क्रम से रखिए, 1 2 अघोष, 3 4 5 सघोष। सघोष मतलब जिनको बोलते समय स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, नाद उत्पन्न होता है। ग घ अंग, ज छ ञ, ड ढ अण, द ध न, ब भ म, य र ल व ह। ह बेचारा अपने ग्रुप का साथ छोड़ देता है। देखिए ऊष्म व्यंजन के साथ है, श श स ह लिखा जाता है, लेकिन ये अपने ग्रुप का साथ छोड़ करके कहां आ जाता है, सघोष के साथ आ जाता है, ठीक है। और ह को क्या कहते हैं, काकल्य ध्वनि वाला, काकल्य, काकल्य वर्ण भी कहते हैं इसको, ठीक है। यही एक ऐसा है जो शुद्ध काकल्य है, ठीक है, जिनका उच्चारण प्योर, ठीक है, कौवा या जो भी कह सकते हैं आप, कंठ से किया जाता है पूरी तरह से, ठीक है। इसमें पूरी तरह से कंपन होता है, इसलिए ये अपने ग्रुप का साथ छोड़ देता है। श श स में कंपन नहीं होता, इसलिए अघोष है। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट भी लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा।